जैसी करनी वैसी भरनी। जापान में ऐसी किंवदंती है कि एक समय एक स्थान पर दो भाई रहते थे। बड़े भाई की बहू कुछ तीखे स्वभाव की थी, इसलिए उनकी माता छोटे भाई के साथ रहा करती थी। छोटा भाई निर्धन था, उसके घर में खाना पीना भी पर्याप्त नहीं होता था। प्रातः छोटा भाई अपनी माता जी को बढ़िया भोजन की तो बहुत ही छोड़ो, साधारण अन्न भी नहीं देता था। एक साल के प्रथम दिन उसके मन में चावल बनाकर खिलाने की तीव्र इच्छा हुई। ऐसे समय में मैं विवश हूँ। बड़े भाई से उधार मांगने के सिवाय मेरे पास कोई साधन नहीं है। यह सोचकर वह बड़े भाई के घर गया। भाई साहब, थोड़े समय के लिए कुछ चावल मुझे उधार दीजिए। जंगल में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठी कर बेच दूंगा। जब पैसा मुझे मिल जाएगा तो चावल खरीदकर आपको वापस कर दूंगा। छोटे भाई ने नम्रता से मांगा, किंतु बड़ा भाई अत्यंत निर्दयी प्रकृति का था। तुमको उधार देने योग्य एक धान भी मेरे पास नहीं है। यह कहकर गुस्से से दांत पीसते हुए उसने उसे भगा दिया। छोटा भाई निराश अवश्य हुआ, पर उसकी मातृ भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। वह विवश होकर सुदूर पहाड़ तक जाकर पहाड़ी फूल ही ले आया। उन फूलों को बेचकर उसने चावल खरीदना था। पुष्प वाला फूल नए वर्ष के सुंदर सुंदर फूल, जो चाहो खरीदो। आवाज़ लगाकर उसने इधर उधर घूम घूम कर देखा, किंतु असफल रहा। पहले से ही लोगों ने नए साल के लिए फूलों की व्यवस्था कर रखी थी। उसकी निराशा का ठिकाना न रहा। वह चलते चलते समुद्र तट पर आ गया। लहरें कभी उठती, उमड़ती, ठाके मारती, लहरों की तीव्र आवाज़ के साथ ऊंची और नीची लहरें आती जाती। लहरों को देखते हुए छोटे भाई के मन में विचार आया, सुदूर पर्वत से ये सब फूल बड़ी मेहनत से उठाकर ले आया था, पर एक भी खरीद कर नहीं आया। अब मैं क्या करूँगा? हाँ, मैंने सुना है समुद्र के तल में नागराज का महल होता है। वहाँ से नागराज को पुष्प दान करना ही श्रेयस्कर होगा। नागप्रसाद से जाकर स्वभाव है इन फूलों का स्वागत किया जाए। मन में यह सोचकर छोटे भाई ने समुद्र में ऊंची लहरों को लक्ष्य पर जीतने फूल लेकर आया था, सब समर्पित कर दिया। हे नागराज, मेरा पुष्प दान स्वीकार करो। यह कहकर ज्यों ही उसने लहरों के बीच फूल फेंके, त्यों ही उन लहरों के भीतर से एक पुष्प प्रकट हुआ। उसने पुरुष ने कहा, धन्यवाद नागवान। सही बात कहूँ तो नागराज के महल में नूतन वर्ष के लिए फूलों के न होने के कारण हम सब चिंतित थे। आपको सचमुच बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर फूल, इतने अधिक फूलों के लिए मैं इस प्रकार आपका आभार व्यक्त करूं कि इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हाँ, यदि आप स्वीकार करें तो मैं धन्यवाद आपको नाग महल में ले चलता हूँ। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? यह सुनकर छोटे भाई ने कहा, घर में मेरी माता जी हैं, वह मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, मैं नहीं जा सकता। मना करने पर भी उस पुरुष ने आग्रह किया, नहीं नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। जहाँ मैं चलूँगा वहाँ मेरे पद चिन्हों के ऊपर चलते आइए। शीघ्र ही हम नागप्रसाद में पहुँच जाएंगे। वहाँ के प्रजाजनों से मिलकर आपको भी प्रसन्नता होगी। अच्छा तो फिर, कहकर छोटे भाई ने लहरों के ऊपर पैर रखा
पलक झपकते ही वे नागराज के महल के द्वार पर खड़े थे। सामने 7 द्वारपाल खड़े थे, जो भाला, तलवार आदि शस्त्रों से सुसज्जित थे। सभी के शस्त्र चमक रहे थे। महल की छत सोने से बनी थी। छत के ऊपर श्वेत, लाल आदि रंग बिरंगी चिड़ियाँ खेलते में मगन थीं। जब यह निर्णय हुआ कि नागराज के दर्शन करें, उस पुरुष ने छोटे भाई को समझाया, जब नागराज आपसे पूछे कि क्या वरदान चाहिए, तब आप कह देना कि मुझे कुत्ता चाहिए। इस नाग महल में एक अमूल्य कुत्ता रहता है। नागराज ने महल में विशेष मछलियों का भोजन तैयार करके छोटे भाई का सत्कार किया। 3 दिन के अतिरिक्त में समुद्र में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ नाना प्रकार के भव्य भोजन तैयार किए गए। भोज के साथ मधुर समुद्र गीत भी लगातार सुनाया जाता रहा। तत्बाद जब स्वदेश जाने का समय आया, नागराज ने पूछा, उपहार में क्या चाहिए? छोटे भाई ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो मुझे एक कुत्ता दे दीजिए। राजा ज्ञानुसार, परंतु राजा ने सामने एक कुत्ता ले आया गया। नागराज ने कहा, यह कुत्ता महल में सर्वाधिक मूल्यवान है, कृपया इसे संभाल कर रखें। ध्यान रखिएगा कि प्रतिदिन 4 मेज़ों पर भरपूर भोजन तैयार कर इसे खिलाना ज़रूरी है। यदि यह आप कर सकें तो अवश्य ही आपके लिए यह बहुत भाग्यशाली सिद्ध होगा। छोटे भाई ने वचन दिया, स्वीकार है, ऐसा ही करूँगा। आपकी आज्ञानुसार मैं इसे प्रेम से संभाल कर रखूँगा। उसने नागराज से विदाई ली और अपने देश की ओर लक्ष्य पर वापस चल पड़ा। मालूम हुआ कि नागराज के महल में तो सिर्फ 3 दिन रहा था, किंतु वास्तव में 3 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था। माताजी के पास खाना तो था नहीं, पड़ोसी लोगों को उनकी देखभाल करनी पड़ी थी। जब नागराज से छोटा भाई कुत्ता लेकर आया तो पड़ोसियों ने पूछा, जब आप अपने लिए भी खाना पूरा नहीं होता, ऐसी स्थिति में कुत्ता लाकर क्या करोगे? छोटे भाई ने कहा, आप स्वयं से कुछ समय देखते रहिएगा। वह प्रतिदिन 4 मेज़ों पर यथासंभव भव्य भोज बनाकर कुत्ते को उसी तरह खिलाता था जिस प्रकार किसी मालिक को खिलाया जाता है। कुत्ते ने खाना खा लिया। खाने के बाद वह पहाड़ पर चला गया। वापस लौटा तो अपने मुख में एक बड़ा सा रीछ पकड़कर लाया, जिसे देखकर छोटा भाई व माँ हैरानी चकित हो गए। उसका मांस, चमड़ा, दांत सब कीमती थे। अब उन्हें रोज़ एक रीछ मिल जाता था। देखते देखते वे धनी बन गए। एक दिन बड़े भाई को मालूम हो गया कि वह दौड़ता दौड़ता छोटे भाई के पास आया। क्या तुम्हारे पास एक ऐसा कुत्ता है जो रोज़ एक रीछ लेकर आता है? आते ही बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा। जी भैया, उत्तर मिला। यदि ऐसा है तो मैं उस कुत्ते को एक बार ले जाता हूँ। बड़े भाई ने रौब से कहा। नहीं भाई जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे बड़े भाई ज़रूर हैं, परंतु वह कुत्ता मेरे लिए खजाना है। मेरा कुत्ता स्वर्ण तुल्य है। बड़े भाई ने उसकी बात न मानी और बलपूर्वक कुत्ते ले गया। घर जाकर उसने 5-6 मेज़ों पर विभिन्न प्रकार का खाना बनवाया और उस कुत्ते को खिलाया। उनकी मनोकामना थी कि कुत्ता उनके लिए भी अधिक से अधिक रीछ पकड़कर लाए।
कुत्ते ने सब खाना खत्म कर दिया। वह अपूर्ण बलवान बन गया और दूसरे क्षण जैसे ही खाना खत्म हो गया, बड़े भाई के सामने कूद पड़ा। उसने बड़े भाई के माथे पर प्रहार किया और उसका माथा कट गया। भोजन में ही कोई कमी रह गई होगी, उसे शायद पसंद नहीं आया होगा। यह सोचकर वह छोटे भाई के पास पहुंचने गया। चार मेज पर भोजन तैयार होना चाहिए था, यह जानकारी लेकर लौटा और कथानुसार 4 मेजों पर भरपूर खाना रख दिया। इस बार नागराज का कुत्ता अवश्य ही रिछ ले आएगा। मन में यह सोचकर कहा, छोटे भाई ने जैसा बताया वैसा ही बनाकर खाना रख दिया है। तू जल्दी खा और सीधा पहाड़ पर जा। मैं बड़े रिछ की आशा करता हूँ यहाँ बैठकर। कुत्ते ने यूं सिर हिलाया जैसी उसकी बातें समझ गया हो, परंतु उसने तुरंत ही खाना खाया। बड़ा भाई कुत्ते की सारी गतिविधियां देख रहा था। अब रिछ पकड़ने जाएगा, मन में सोच रहा था, पर आशा के विपरीत पहाड़ की ओर न जाकर वह जोर से भौंका और बड़े भाई की ओर लपटा। उसने बुरी तरह बड़े भाई का घुटना काट डाला। बड़ा भाई दंग रह गया, उसके गुस्से का ठिकाना न था। बदतमीज कहीं का, वह उत्तेजित स्वर में चीखा, उसे उपद्रवी, मैंने तुझे इतना प्यार किया और तूने ही मुझे काट खाया। ठहर तो अब मैं तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। उसने हाथ में डंडा उठाया और कुत्ते के सिर पर जोरों से प्रहार कर दिया। चोटग्रस्त होकर कुत्ता लगभग मातृपात्र हो गया। ऐसा लगता था मानो गहन निद्रा में डूब गया हो। उसके मुख पर पूर्ण शांति थी। पर्याप्त समय व्यतीत होने पर भी कुत्ता वापस न मिलने पर छोटे भाई को बहुत चिंतित हुआ। अत्यंत परेशान हो स्वयं बड़े भाई के घर गया। भाई, मेरा कुत्ता कहाँ है? वह कैसा है? उसे क्या हुआ? क्या हुआ? उस बदमाश कुत्ते की हालत तुझे अभी दिखाता हूँ। और उसने गुस्से से सारी बात बताई। छोटे भाई की आंखें भर आई। मेरे हुए कुत्ते के लिए वह क्या कर सकता है? वह विवश था। धैर्य के साथ बोला, उसका शव पड़ा होगा, वही आप मुझे वापस कर दें। उसने मित्र कुत्ते को अपने घर के सामने आंगन में दफनाया। उसकी समाधि के पास फूलों के पौधे लगाए और जड़ में पानी दिया। करबुद्र मंत्र पाठ किया। जल श्रद्धांजलि अर्पित की। दूसरे दिन की बात है कि बगीचे में जहाँ यह कुत्ता दफनाया था, वहाँ पर छोटा सा बांस का अंकुर निकला। रोज अपनी डालना और प्रार्थना करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। दिन ब दिन देखते देखते पौधा बड़ा होता गया और अंत में सचमुच खूब लंबा, सीधा, सुंदर बांस बन गया। वह बांस सफल आगमन नमन अद्भुत बांस था, जो दुनिया में अपूर्व था और देवलोक पर पहुंच जाने की क्षमता रखता था। उसका कद क्रमशः बढ़ता गया और अत्यंत वह देवलोक में पहुंच गया। वह और भी ऊंचा होता गया और उसने देवलोक में स्थित धन्य सागर में छेद कर दिया। अन्न के भंडार में छेद हो जाने के कारण अन्न गिरने लगा। एक दिन प्रातः काल छोटा भाई उठकर बाहर आया। उन्होंने आंगन में देखा कि सफल आंगन नाम के बांस के फूल में श्वेत चावल का पहाड़ बना हुआ था।
अभी भी लगातार सफ़ेद बर्फ के समान चावलों की वर्षा हो रही थी। इस रहस्यमयी घटना को देखकर और यह सच सोचकर कि यह सब कुत्ते की देन ही होगी, मन ही मन मृत कुत्ते को स्मरण करते हुए धन्यवाद पूर्वक श्रद्धांजलि समर्पित की और देवलोक से बरसते चावल को नए निर्मित गोदाम में ले गया। चावलों की उस अपार राशि को जापानी भाषा में सेंगो कहते हैं। सफल आगमन नामक बांस की प्रवृत्ति एक दिन में एक गांठ कद बढ़ जाने की थी। हर एक गांठ बढ़ जाने पर 1,000 सैकड़ों चावल की वर्षा होगी। हर रोज़ बगीचे में अन्न का पहाड़ बन जाता, जिसे देखकर छोटा भाई प्रसन्न हो जाता। नियत प्रति बहुत से श्रमिक चावलों को भंडार में रखते। आखिर एक दिन यह सारी बात बड़े भाई के कानों तक पहुंच गई। एकदम उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और छोटे भाई के पास पहुंच गया। क्या तुम्हारे पास सफल आगमन नामक का कोई बांस है जिससे बहुत सी चावल वर्षा होती है? यह सच्ची बात है क्या? उसने मिलते ही छोटे भाई से सवाल किया। जी हाँ भाई साहब, आपने तो मेरे प्रिय कुत्ते को मार दिया था। उसी कुत्ते को मैंने भक्तिपूर्वक जहाँ दफनाया था वहाँ पर बांस उग आई। उत्तर मिलते ही बड़े भाई ने कहा, तब तुम एक बार उस मृत कुत्ते को मुझे दे दो, मैं उसे अपने बगीचे में दफनाकर देखता हूँ। पूर्ववत आग्रहपूर्वक वह मृत कुत्ते का शव मांगकर ले गया और उसे अपने घर में दफनाया। दूसरे दिन उद्यान में देखा कि सफल आगमन बांस अपना सिर उठा रहा है। बड़े भाई की खुशी का ठिकाना न रहा। क्रमशः वह बांस अपना कद बढ़ा रहा था। अब चावल की वर्षा अवश्यंभावी थी, किंतु विडंबना की बात है कि इस बार सफल आगमन नामक बांस ने देवलोक में स्थित कूड़ेदान में छेद किया। देवलोक का सारा कूड़ा कचरा गिरा और कूड़े के ढेर में बड़े भाई का घर दब गया। इसी को कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।